भारती बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बायोस्कोप की बातों में बातों का स्कोप तो बहुत है दोस्तों, लेकिन इस प्रोग्राम ने अधिकतर अपने आप को किसी एक फिल्म की बातों तक ही सीमित रखा है। वैसे बीच-बीच में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा किसी एक फिल्म की पटरी से उतरकर दूसरी दिशाओं में भी बातों की गाड़ी को लेकर गए तो जरूर हैं, लेकिन बातें रहीं फिल्मों के आसपास। और हाँ, कभी-कभी किसी फिल्म की बातों को जब आपने दोबारा सुनना चाहा, तब भी आपकी इच्छा पूरी करने से इस प्रोग्राम ने कभी ऐतराज नहीं किया। लीजिए, बातों की बात करते-करते मेरी बात कुछ बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए आइए अब बायोस्कोप की बातें शुरू करें, यानी सुने आज की फिल्म की बातें। आज बातें हो रही हैं एल.बी. लक्ष्मण की एक पुरस्कार सजी फिल्म की। इन बातों को कागज पर कलम से उतारा है लीलम जोशी ने और अपनी आवाज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। सहायिका हैं राजलक्ष्मी। तो आइए सुने बायोस्कोप की बातें। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बातें करेंगे वो न तो भव्य सेट वाली कोई बड़ी फिल्म है और न ही कला की बुलंदियां छूने वाली कोई आर्ट फिल्म। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी फिल्म का जो अपने छोटे से सेटअप के कारण ही एक अनोखी फिल्म मानी गई थी। इस अनोखी फिल्म का नाम है अनोखी रात। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। फिल्म अनोखी रात के गीतों में जिंदगी का फलसफा था। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। अब आगे जो भी हो अंजाम
अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल। लगभग 28-29 बरस पहले शादी ब्याह में विदाई के मौके पर एक गीत खूब बजाया जाता था। नई नवेली दुल्हन जब ससुराल को चली तो मिलन को आतुर पति के उद्गार कुछ यूं उजागर हुए। चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर, चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर, मुखड़े को ही तकते तकते हो जाएगी भोर, गोरी धन का तुम्हें दर्शन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। ऐसी बेताबी है कैसी पड़ी है सारी रात, ऐसी बेताबी है कैसी पड़ी है सारी रात, जी भर भर के कर लेना तुम कम सिनिया से बात, कांधे पे झुका सामन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन हो। फिल्म अनोखी रात के इन गीतों के रचयिता थे इंदिवर और कैफी आजमी और संगीतकार थे रोशन। कांटा चुभ जाएगा, ऐसे झटके से डार मत छोड़ो, ऐसे झटके से डार मत छोड़ो, कोई कांटा है कांटा चुभ जाएगा। बाबुल ने ये पेड़ लगाया वीराने की रखवाली, मेरे वीराने की रखवाली, ओ मैया ने इसको सींचा फूलों को जैसे माली, अरे फूलों को जैसे माली, तुम परदेसी आए कहाँ से, अरे तुम परदेसी आए कहाँ से, कैसे पकड़ ली डाली, अरे रे मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा हाय कांटा चुभ जाएगा।
अनोखी रात सन 1968 में ब्लैक एंड व्हाइट पर बनी थी। निर्माता थे एल.बी. लक्ष्मण और निर्देशक असित सेन। पटकथा और संवाद लेखक थे पंडित आनंद कुमार। यहां आपको यह भी बता दूं कि उत्कृष्ट पटकथा और संवाद के लिए फिल्म अनोखी रात को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। पंडित आनंद कुमार पटकथा लेखन पर राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्मी लेखक हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। क्या? जो रामदास ने किया उसमें उसका क्या फायदा था? सिर्फ मेरे लिए ही ना, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। लोगों की आंखों में झांक झांक कर ईमान को ढूंढा है। आज तक तो मैंने यही देखा है कि बुद्धिमान लोग होशियार होने के बजाय मक्कार होना ज्यादा पसंद करते हैं। विद्वान अपनी विद्या को बांटने के बजाय उसे साथ लेकर मर जाना अच्छा समझते हैं। बलवान जालिम है, धनवान कंजूस। कदम कदम पर फर्ज और उसूल की तिजारत होते हुए देखिए। लेकिन जो आज की रात देखा है, अनोखा ही देखा है। इस गरजती बरसती रात में जो आज रोशनी की किरण मुझे नजर आई है, उस पर मर मिटने को जी चाहता है। फिल्म अनोखी रात के निर्माता एल.बी. लक्ष्मण पढ़े लिखे आदमी थे। नए ढंग के विषय पर फिल्म बनाने का उन्हें शौक था। सन 1955 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एवीएम के लिए चोरी चोरी फिल्म का निर्माण किया था। इसके बाद उन्होंने एल.बी. फिल्म्स के नाम से अपना स्वतंत्र बैनर बनाया और खुद फिल्में बनाने लगे। अनाड़ी, मेम दीदी, अनुराधा, असली नकली, अनुपमा, अनोखा दान, बुढ़ा मिल गया, अन्नदाता और अर्जुन पंडित इनकी प्रमुख फिल्में हैं। इनमें अधिकतर फिल्मों का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इनकी कई फिल्में पुरस्कृत हुईं। अनोखी रात फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। फिल्म अनोखी रात बरसात की एक रात में एक कोठी के अंदर घटने वाली घटनाओं का चित्रण है। कोठी नीलाम होने वाली है। एक साहूकार अपने वकील के साथ यहां आया है। उसके एक दोस्त राय साहब भी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। वर्षा से बचने के लिए एक चित्रकार ने भी यहां पनाह ली है। एक डाकू भी अपने साथियों के साथ यहां पहुंचा हुआ है। इन्हीं सब लोगों के बीच एक ऐसा नाटक शुरू होता है जो सुबह होने तक कई जिंदगियों को बदल डालता है। कोठी के अंदर प्यार, नफरत, कुर्बानी, अत्याचार और हिंसा के प्रसंग बड़े लोमहर्षक ढंग से घटित होते हैं। फ्लैशबैक में कहे गए दो प्रसंगों को छोड़ दिया जाए तो पूरी कहानी एक ही सेट पर घटित होती है। ये किन किन लोगों की भीड़ जमा है इस घर में? इसे और मेरी पोती को तो तुम जान ही चुके हो, और मेरा ख्याल है ये इन धनी मानी की बेटी हैं। जी नहीं, ये मेरी बीवी है। तुम यहाँ अपने 20,000 के 6 गुना वसूल करने आए हो? अपने कर्ज के बदले में एक शरीफ लड़की का जिस्म हथियाना चाहते हो? मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और तुम गोपाल? रमा, देनदारी के बदले में तुम अपनी जिंदगी एक सूदखोर के पास गिरवी रखना चाहते हो। इस बदकार के साथ क्या तुम वाकई शादी करना चाहते हो? शादी शादी शादी, भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी शादी मेरा मामला है, जो मेरा दिल चाहेगा सो करूंगी। चूंकि फिल्म अनोखी रात का सब्जेक्ट रंगमंच के नाटक जैसा था, इसलिए बड़ी स्टार कास्ट को लेकर इसे बनाना रिस्की था।
एल.बी. लक्ष्मण डाकू की भूमिका में राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार को लेने में अपने ढंग के खतरे रहते थे। वे मूडी कलाकार थे और मूड आने पर फिल्म की कहानी को अपने ढंग से बदलवाने की जिद कर सकते थे। जिन कहानियों या भूमिकाओं से वे संतुष्ट नहीं होते, उन्हें पूरा करना फिल्म निर्माता के लिए दुश्वार हो जाता था। अनोखी रात फिल्म की नाटकनुमा कहानी को वे बिना मीन मेख निकाले कबूल कर लेंगे, ये उम्मीद जरा कम थी। इसलिए राजकुमार को लेने का विचार छोड़ना पड़ा और डाकू की भूमिका में संजीव कुमार लिए गए। फिल्म के छोटे से सेटअप के लिहाज से यह ठीक भी था। संजीव कुमार वैसे पहले चित्रकार की भूमिका करने वाले थे, जो अब अजय साहनी को देनी पड़ी। यही अजय साहनी आज अपने असली नाम से यानी परीक्षित साहनी के नाम से जाने जाते हैं। अजय यानी परीक्षित साहनी रूस में निर्देशन का प्रशिक्षण लेकर आए थे, लेकिन वे निर्देशक बनने में कामयाब नहीं हुए। उनके पिता बलराज साहनी निर्माता एल.बी. लक्ष्मण के मित्र थे। बलराज साहनी के अनुरोध पर लक्ष्मण जी ने अजय को फिल्म अनोखी रात में अभिनेता के रूप में लिया। अनोखी रात परीक्षित साहनी या कहिए अजय साहनी की पहली फिल्म थी। इसमें बहुत अच्छा अभिनय करने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक फिल्मी सफलता नहीं मिली। बाद में अपने शुभचिंतकों के सलाह पर उन्होंने फिल्मों के लिए रखा गया अपना नाम अजय साहनी छोड़ दिया और वापस असली नाम परीक्षित साहनी अपना लिया और वे चल निकले। फिल्म अनोखी रात में एक यायावर चित्रकार की भूमिका में वे काफी प्रभावशाली रहे थे। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। फिल्म अनोखी रात में संजीव कुमार और अजय साहनी के अलावा अन्य सितारे थे। जाहिदा, तरुण बोस, अनवर, अरुणा ईरानी, बद्री प्रसाद, अमर और मुकरी। फिल्म की मूल कथा अनिल आर इदनान की थी। छायांकन कमल बोस का था। एडिटर थे तारू दत्त, आर्ट डायरेक्टर अजीत बैनर्जी और कोरियोग्राफर थे सत्यनारायण। फिल्म अनोखी रात के संगीतकार थे रोशन। फिल्म निर्माण के दौरान ही रोशन का देहांत हो गया था, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक बाद में सलिल चौधरी ने दिया। अनोखी रात संगीतकार रोशन की आखिरी फिल्म थी। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। मधुर संगीत और कसी हुई पटकथा फिल्म अनोखी रात की सबसे बड़ी खूबी थी। एक ही सेट पर नाटक की तरह चलती हुई फिल्म कहीं भी शिथिल नहीं पड़ती और लगातार दर्शकों को जकड़े रहती है। इस फिल्म के पटकथा संवाद लेखक पंडित आनंद कुमार फिल्म उद्योग के वरिष्ठतम लोगों में से हैं। वे दादा साहेब फाल्के के निकट साथियों में रहे हैं। उन्होंने दादा फाल्के की फिल्म गंगावतरण की पटकथा और संवाद भी लिखे थे। पंडित आनंद कुमार
निर्माता निर्देशक भी रहे और उन्होंने फिल्मों के साथ साथ साहित्यिक कृतियों की भी रचना की। पंडित आनंद कुमार का एक उपन्यास बेगम का तकिया बहुत चर्चित हुआ है। बेगम का तकिया एक रहस्यवादी ढंग का उपन्यास है जिसमें दो भाइयों की कहानी के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। पंडित आनंद कुमार सन 1934-35 से हिंदी सिनेमा उद्योग से जुड़े। भारतीय फिल्म उद्योग के उस युग की कई बातें उन्होंने हमें बताई जो उम्मीद है आपको भी दिलचस्प लगेंगी। सन 1934-35 का युग हिंदी सिनेमा का शैशव काल था। सवाक यानी बोलती फिल्में बननी आरंभ ही हुई थीं। आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि फिल्मों से जुड़े लोगों के लिए भी ये सबसे बड़ा अजूबा था। तब न तो कैमरे के धुरंधर टेक्नीशियंस थे और न ही सिनेमा विधा को ठीक से समझने वाले निर्देशक। पंडित जी के शब्दों में तब करने वालों को ये नहीं मालूम होता था कैसे करना है और करवाने वाले ये नहीं जानते थे कि किस तरह करवाना है। परंतु कला के प्रति साधना का भाव था। मन में कुछ कर दिखाने की धुन थी। वे लोग समर्पित लोग थे। उनकी नीयत बिल्कुल साफ और पाक होती थी। उन दिनों का कैमरा आज के कैमरे से बहुत बड़ा होता था और उसे छूने की इजाजत किसी को नहीं थी। उस कैमरे को एक अलग कमरे में रखा जाता और वहां जाने पर भी सख्त पाबंदी होती थी। कैमरामैन के सिवा कैमरे को और कोई हाथ नहीं लगा सकता था। शॉट लेने से पहले कलाकारों को कई कई दफा रिहर्सल करनी पड़ती थी ताकि रीटेक में रील बर्बाद नहीं हो। जिस तरह के प्रभाव आज का कैमरा चुटकी बजाते पैदा कर देता है, उसके लिए उस जमाने में घोर मेहनत करनी पड़ती थी। असल में वो युग सिनेमा की जगह थिएटर का युग था। उस जमाने की फिल्मों में अभिनय में भी थिएटर वाली नाटकीयता दिखाई देती है। हिंदी फिल्मों पर उन दिनों उर्दू का जबरदस्त प्रभाव था। धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर बनी फिल्मों के संवाद भी भारी भरकम उर्दू से लदे फदे रहते थे। पंडित आनंद कुमार एक बार कृष्ण चरित पर एक नाटक देखने गए। श्री कृष्ण और सत्यभामा के वार्तालाप का प्रसंग था। सत्यभामा श्री कृष्ण को कमरे में आया हुआ देखकर एक शेर पढ़ती है। मरीजे नातवा पर चारगर बेल्तमास आया, जहे किस्मत कुआ प्यासे के पास आया। शेर पूरा होते ही पब्लिक दनादन तालियां पीटती और कई बार वंस मोर का नारा भी बुलंद करती। कृष्ण और सत्यभामा के उस पौराणिक युग की कथा में भी उर्दू का प्रयोग किसी को उन दिनों खटकता नहीं था। तब के दर्शक भी गजब के रसिया होते थे। करुण दृश्यों के आने पर हॉल में स्त्रियों के सिसकने और पुरुषों के कराहने की आवाजें सुनाई देती। फिल्मों में गानों और शेरो शायरी की भरमार होती। लोग गीत और शायरी सुनने के लिए ही फिल्में देखते। प्लेबैक सिंगिंग यानी पार्श्व गायन जैसी कोई चीज नहीं थी। पर्दे पर अभिनय करने वाला कलाकार अपने गाने खुद गाता था। इस तरह का था वो युग जब पंडित आनंद कुमार ने प्रतिभा, बसंत सेना, छत्रपति शिवाजी, चरणों की दासी, महारथी कर्ण, भिखारिन, अलख निरंजन और माया मच्छिंदर जैसी फिल्में लिखीं। दोस्तों, बाइस्कोप के उस दौर की और बातें किसी और अवसर पर करेंगे। आइए फिलहाल वापस लौट चलें फिल्म अनोखी रात की तरफ। रामदास। हाँ बिटिया। क्या ये भी बिक जाएगी? नहीं बिटिया, जैसे औलाद नहीं बिकती वैसे माँ भी नहीं बिकती। मैंने माँ को कभी देखा नहीं, पर जब जब इस मूर्ति को देखा है तभी तब माँ की याद आई है। मेरी माँ ऐसी ही थी ना रामदास? हाँ बिटिया, भरोसा रखो, ये रामदास बिक जाएगा पर ये माँ की मूर्ति कभी नहीं बिकेगी। फिल्म अनोखी रात की नायिका है रमा। रमा के माँ बाप मर चुके हैं। एक दादाजी हैं। सर पर साहूकार मदनलाल का कर्ज है और कोठी नीलाम होने की नौबत आ पहुंची है। मिस्टर मदनलाल तो खुद ही ये जब्ती नीलामी रुपाने के लिए तैयार है। इस मेहरबानी की वजह
मेहरबानी कैसी? ये तो लेन देन की बात है। आप अपनी पोती रमा की शादी मिस्टर मदनलाल से करा दीजिए और ये फौरन कुर्की रद्द करवाने के लिए तैयार है। इस 2 बच्चों के बेईमान बाप रंडुए मदनलाल से मैं अपनी पोती की शादी करूंगा? मैं तो इसे मिस्टर मदनलाल की मेहरबानी ही कहूंगा। इस जमाने में वो शादी जैसी मुसीबत में फंसकर भी अपना 1,20,000 रुपया छोड़ने के लिए तैयार है। आप वकील हैं या शादियों के दलाल? ये घर और इस घर का सारा सामान आपके सामने पड़ा हुआ है। खामोशी से अपना काम कीजिए आप। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। रमा समझदार युवती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का सामना क्रोध या भावुकता से नहीं किया जा सकता। दादाजी को बताए बिना वो अकेले में मदन बाबू से मिली। मदन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहिए। हम लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, हमदर्दी की जरूरत में हैं। हमें दुख ना दीजिए। मुझे किसी के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपना सुख चाहता हूँ। मैं भी सुख चाहती हूँ मदन बाबू। अपने बूढ़े दादाजी का सुख चाहती हूँ। सुख जैसी महंगी चीज चाहती हो तो मेरी बात मंजूर करनी होगी। ना करूँ तो मैं तुम्हें दरबदर कर दूंगा। तुम्हारी शान और शौकत के इन सबूतों को ढोल बजाकर नीलाम कर दूंगा। एक एक निवाले के लिए तरसा दूंगा। तुम्हारे बाप दादा की आबरू को धूल में। बस बस, और कुछ ना कहिए। तो मंजूर है मेरी बात? तो लाओ पेशगी। आओ, बिल्कुल पास आओ। आओ। ऐसी पेशी का रिवाज आपके खानदान में होगा, हमारे में नहीं है। देख लूंगा तेरे खानदान की शान। दादाजी को मनाना रमा के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। सब झगड़ा खत्म हो गया दादाजी। अब हमें ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना अपना सामान। सब झंझट मिट गए। ये अनहोनी कैसे होगी बेटी? तकदीर साथ देती है तो मारने वाला ही बचाने लगता है। मदन बाबू मुझसे। मदन क्या? वो मुझसे शादी करना चाहता। शादी नहीं, वो शैतान नीलाम में बोली लगाकर तुझे खरीदना चाहता है। शादियां तो कुछ ले देकर ही की जाती हैं दादाजी, इसमें खरीद बेच कैसा? रिश्ते की गांठें मजबूत करने के लिए वो एहसास का लेन देन होता है, ये खरीद बेच है। मदन बाबू बड़े मेहरबान और रईस आदमी हैं दादाजी। मैं बड़ी भागवान हूँ जो घराने की आबरू बचाने का मौका घर बैठे मेरे हाथ आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि दिल चाहता है गा गा कर आसमान सर पर उठा लूं। राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज। तभी दरवाजे की घंटी बजी। 2 नए मेहमान कोठी में आ पहुंचे। एक थे मदन बाबू के दोस्त राय साहब और दूसरी उनकी खूबसूरत पत्नी प्रेमा। रमा ने उन्हें अंदर बैठाया ही था कि थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी फिर बजी। कौन है आप? जी? मैंने पूछा कौन है आप? जी मैं तस्वीर बनाता हूँ, यानी कि मैं पेंटर हूँ। पेंटर?
नकल करने के लिए किसी असल नजारे की तलाश में आज इधर निकला था, लेकिन मुझसे पहले उस रंगरेज ने अपना ही रंग छिड़कना शुरू कर दिया। आइए अंदर आ जाइए। शुक्रिया। कौन हो तुम? जी आप? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? मैं पेशे से चित्रकार, शौक से गवैया और हालात से शरणार्थी। यानी सब मिलाकर आवारा ही ना? यूं भी कहा जा सकता है, और यूं भी समझा जा सकता है कि किसी जमाने में चित्रकार और गवैये राज दरबारों की शान। न ये राज दरबार है न शरणार्थी कैंप। गेट आउट। आप गुस्सा न कीजिए, गुस्से में आदमी अदब भूल जाता है। तुम हमें अदब सिखाओगे? चले जाओ यहाँ से। आप नहीं जाएंगे मदन बाबू। अपने घर पर और अपने ऊपर अभी तक मेरा पूरा अधिकार है। आप बैठिए। रमा, मैं चला ही जाऊं तो अच्छा है। बारिश बंद हो जाए तो चले जाइएगा। इस इंतजार में न जाने कितनी देर रुकना पड़ जाए मुझे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। रमा ने न केवल चित्रकार को घर में पनाह दी, बल्कि सभी मेहमानों के साथ उसका खाना भी बनवाया। परंतु स्वाभिमानी चित्रकार मुफ्त में किसी का खाना कैसे खा सकता था? इस पर रमा और चित्रकार के बीच एक दिलचस्प समझौता हुआ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ इस खाने की कीमत इस तस्वीर की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। आप बना रहे हैं इसलिए, या तस्वीर मेरी होगी इसलिए? जी। खाने का इसरार तो इसलिए किया था कि मेरी तस्वीर के दाम एक वक्त की भूख मिटाने के लिए भी काफी नहीं होंगे। मेरा पेशा और शौक दोनों मिलकर भी जिंदगी भर आपकी कीमत नहीं लगा सकेंगे। खाना खाइए। रमा और चित्रकार को घुल मिलकर बातें करते हुए देखकर मदन बाबू की छाती पर सांप सा लौटने लगा। क्या कर रहे हो? रेखाएं खींच रहा हूं। रेखा समझते हैं ना आप? रेखा यानी लकीरें। लकीरों में जान फूंक कर आदमी की सीरत का अंदाजा लगाता हूं मैं। जाल मत फैलाओ मेरे सामने। मैं खूब जानता हूं तुम लोगों की सूरत सीरत को। कहाँ रहते हो? रहना सहना क्या है जनाब, ये तो सफर है। जहां रात हो जाती है वहीं बसेरा कर लेता हूं। तो फिर आज जहां मुफ्त की रोटी खाई है वहीं बसेरा करने का भी इरादा है क्या? मदन बाबू, आदमी का आदमी से इतना भी झगड़ा हो सकता है ये मुझे मालूम नहीं था। आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान की बेइज्जती करने का मौका देकर कम से कम मेरी तहजीब के रास्ते पे कांटे ना फैलाएं आप। चित्रकार सिर्फ सुंदर चित्र ही नहीं बनाता था, वो गाना भी अच्छा गाता था। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। चित्रकार रमा के नजदीक आता जा रहा था, तभी फिर घंटी बजी। रमा ने दरवाजा खोला और कोपा। कोपा? कोपा कौन? मैं रमा हूं। इन लोगों के सिवा और कौन है इस मकान में? मकान में एक खाना बनाने वाली महाराज जी ने और एक मालिक का ड्राइवर। लखन सिंह, तलाश करो कोई और तो नहीं। उस थैले में क्या है? मेरा तो जो कुछ है इस भानुमति के थैले में ही है जनाब। 2 बनियाने, 1 तौलिया, कमीज, साबुन, रंग, 6 ब्रश। हटाओ ये कबाड़ खाना। सरदार, हमें जाने दिया जाए। वैसे तो रखा ही क्या है हमारे पास। हम लोग सफर में हैं। 1000 निकल आएंगे बटुए में। निकालो। जाओ, हम सबके लिए खाना बनाओ। अब भी बनाती हूँ सरदार। इस बुढ़िया पे कड़ी नजर रखना। जाओ। रोब तो ऐसे झाड़ रहा है जैसे डाकुओं का सरदार बलदेवा हो। ठीक समझा, मैं ही बलदेवा हूँ। तो तुम हो डाकुओं के सरदार बलदेव सिंह। तुम दिलावर ज्यादा हो या अक्लमंद? सरकार ने तो तुम्हारी
खोपड़ी की कीमत 1.25 लाख रुपए लगाई है। मैं उन भेड़ियों को अच्छी तरह जानता हूँ, जिन्होंने मुझे पकड़वाने के लिए चंदा करके पूंजी सरकारी धरती में गाड़ रखी है। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझसे मिलकर आपको खुशी नहीं, खौफ होना चाहिए। मैं बड़ा खतरनाक डाकू हूँ। दादाजी बेखौफ थे। तुमसे ज्यादा खतरनाक डाकू देखे हैं मैंने। इसे देखो, ये डाकुओं के बादशाह का बेटा है। इसके बाप ने मेरे बेटे को आज से 6 साल पहले 20,000 रुपया कर्ज दिया था। आज ये लुटेरा उसे 6 गुना बनाकर हमें दरबदर करने के लिए आया। ये कानूनी लुटेरा है। बहुत बुद्धू था आपका बेटा। ये जानना चाहिए कि साहूकार देता ही इसलिए है कि कर्ज लेनदार का मटिया मेट करके वापस लौटे। ये साहूकार का बेटा हमारा मटिया मेट करके सिर्फ कर्ज की भरपाई से सब्र नहीं करना चाहता, बल्कि ये बदकार सूद दर सूद में इस बूढ़े लाचार की पोती को भी उससे झपट लेना चाहता। चुप रहिए दादाजी, आप चुप रहिए। ये बातें चल ही रही थीं कि घर के वफादार नौकर रामदास ने मौके का फायदा उठाया और बलदेवा पर पिस्तौल तान दी। खबरदार, खबरदार, चलो वहां, चलो। आज नमक की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारे पकड़ाई के इनाम से अपने मालिक का कर्जा उतारूंगा। खबरदार रामदास, मेहमानों का गोश्त बेचकर कर्जा नहीं चुकाना है हमें। पिस्तौल रख दे। आज न बोलो मालिक। नहीं रामदास नहीं। रमा बिटिया, तुम सामने से हट जाओ। पिस्तौल झुका लो। नहीं नहीं रमा बिटिया, तुम सामने से हट जाओ। नमक के बदले में खून नहीं लिया जाता रामदास, झुका लो पिस्तौल। हम नहीं झुकाएंगे। नहीं रामदास, हम कहने को सामने से हट जाओ बिटिया। रमा का हमदर्दी भरा व्यवहार देखकर बलदेवा को बेहद आश्चर्य हुआ। मेरी गिरफ्तारी के नाम से तुम हमेशा के लिए एक जलील आदमी के चुंगल से छूट जाती। ये मौका तुमने क्यों खोया? क्यों रोका तुमने उसे? ये बेवकूफी तुमने क्यों की? अपना अपना विचार है, अपने अपने उसूल। गलत है तुम्हारे उसूल। दुनिया के बाजार में ऐसे उसूल कौड़ियों के भाव बिकते हैं। तुम बदनसीब हो रमा, जो जानबूझकर जान देने पर तुली हो। दूसरों के जख्मों की टीसों से तुम्हारे कराहने की वजह? औरत का दुख दर्द औरत ही जानती है। काश के थोथे उसूलों पर बलिदान होने की तकलीफों का मैं उसे एहसास करा पाती। गोली चलने की वारदात के बाद कोठी में एक निस्तब्धता सी हावी हो गई। सभी गुमसुम थे। बस एक चित्रकार बैठा अपनी मस्ती में चित्र बनाए जा रहा था। ये किसकी तस्वीर है? इनकी। ओंधी खोपड़ी के आदमी हो तुम? ये ऐसी गमगीन और उदास नजर आती है जैसी तुमने बनाई है। ये ऐसी ही है। इनके चेहरे में मुझे एक पिघलती हुई मोमबत्ती की उदास लौ के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मानती हूँ कि बड़ी पैनी नजर है इस कलाकार की। इसने मेरा अंदर बाहर सब पहचान लिया। क्या कहा? पैदा होने से लेकर आज तक गूंगी हूँ मैं। जन्म से पहले जिसका बाप मर जाए, जन्मते ही जिसकी जननी मर जाए, जिसकी ज़बान यतीम खाने में खुले और खैरात के टुकड़ों पर पलकर जिस पर जवानी आए, उसकी उदासी और मुस्कान का मर्म तो कोई दिलवाला ही जाने तो जाने। प्रेमा ने अपनी कहानी सुनाई और ये कहानी फ्लैशबैक के जरिए पर्दे पर आई। मैं उस दिन को पल भर के लिए भी नहीं भुला सकती, जिस दिन अनाथालय की चैरिटी शो के लिए मैं डांस रिहर्सल कर रही थी और ये दानवीर मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपना तन मन धन लुटाने आए थे। अनाथालय के दिन ही बदल जाएंगे। वो जल्दी करो ना, अली राय साहब आ गए। सुनो, इसे रिहर्सल मत समझना, बिल्कुल शो जैसा होना चाहिए, समझी? फिर जल्दी आ। बाबुल ने ये पेड़ लगाया वीराने की रखवाली, मेरे वीराने की रखवाली। ओ मैया ने इसको ऐसे सींचा फूलों को जैसे माली, अरे फूलों को जैसे माली। तुम परदेसी आए कहाँ से, अरे तुम परदेसी
मत तोड़ो कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। डांस देखने के बाद राय साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसे सुनकर सभी भौचक्के रह गए। लड़की प्रेमा से शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, जो कुछ सेवा बन सके इस शरीर से। कितने दिन के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि आप काफी बूढ़े आदमी हैं। काफी भद्दा तरीका है आपका बात करने का। लेकिन सच तो है ना। आपका क्या वास्ता है इस मामले से? इंसान कहलाने वाले हर जानदार का वास्ता है इस बुराई से। बुराई भलाई का फैसला करने वाले आप हैं कौन? मैं उस लड़की से जरूर शादी करूंगा। रुपया आदमी को इस कदर मगरूर बना सकता है? मैं बाहर इंतजार करूंगा। क्या फर्क है बाहर भीतर में राय साहब? सच्चाई इस चार दीवारी में भी वही है जो बाहर चमचमा रही है। अगर हिम्मत है तो समंदरों की छातियां मत डालो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को झुका दो, गहरी गहरी खाइयों को रौंद डालो, लेकिन परमात्मा के लिए इन कच्ची कलियों को मत कुचलो। चाचा जी, सारा अनाथालय भूखी नंगी गरीब लड़कियों से भरा पड़ा है। उसमें से एक अगर इतने धनी मानी की छाया में चली जाए तो उसे भाग्यवान ना कहे तो और क्या कहे? भाग्यवान वो है जिसे गरीबी में किसी का प्यार मिला हुआ है, और वो अभागा है जो प्यार से खाली खोखली अमीरी में लोट लगा रहा है। ये लड़की भेड़ की तरह गोश्त के लिए बिक रही है, प्यार के लिए नहीं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति को फिल्म अनोखी रात ने बड़ी सजीवता के साथ पेश किया है। राय साहब ने शादी के नाम पर प्रेमा को खरीदा था, और खरीदी हुई चीज सिर्फ उपभोग की चीज होती है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। प्रेमा, प्रेमा, मैं औरत हूँ आपकी। खरीदी हुई ना? मुझे हुक्मदुली बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, खासकर अपने दोस्तों के सामने। मुझे बेइज्जत न कीजिए। चंदा मांगने के लिए सरेआम स्टेज पर नाचने में इज्जत है और घर में बेइज्जती। तब मैं यतीम, लाचार और बेसहारा थी, लेकिन मैं आज आपकी पत्नी हूँ। चलो मेरे साथ। लीजिए जनाब, इनसे मिलिए। ये है हमारी दीदी। उस रोज की एक झलक हमारे दोस्तों को दिखलाओ। राय साहब की खरीदी हुई ये पत्नी आप लोगों के चरणों की दासी आज जरूर आपका मन बहलाएगी। प्रेमा की कहानी सुनकर बलदेवा जैसा डाकू भी आश्चर्य में पड़ गया। तो इस तरह तुमने अपने अरमानों की होली जलाई। क्षमा, मैं तुम्हें बार बार खबरदार कर रही हूँ कि कर्तव्य का नकली चेहरा पहनकर ये जो संकट तुम्हारे सामने आया है उसके लिए बिक बच जाना रमा। नसीहत करना आसान है, लेकिन अमल में लाना बहुत मुश्किल है। अगर वाकई आपको इनके साथ हमदर्दी है तो चुका दीजिए ना मेरा पैसा। आदमी की खाल में छिपा हुआ तो सिर्फ पैसे का भूखा भेड़िया है। तेरी शादी में इंसान का दिल नहीं, एक सौदागर का दिल है। तू मोहब्बत का नाम क्यों लेता है? तुम मुझे मोहब्बत का राज बताओगे? जिसने खुद मोहब्बत को जलील किया, अपनी औरत तक का खून कर डाला। झूठ है ये बात। बिल्कुल सच है ये बात। सारी दुनिया और तमाम सरकारी रिकॉर्ड इसका गवाह है। झूठ है ये बात। ये सब क्या हो रहा है? ये एक शरीफ आदमी का घर है, कोई बाजार नहीं। इस घर में ये जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है, इल्जाम है, तोहमत है मेरे नाम पर। मैंने अपनी औरत का खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ मोहब्बत करता था। मैं डाकू बनने के लिए नहीं जन्मा था। मैंने कब चाहा था कि मैं किसी की खुशियां छीनूं। मैं तो सबको खुशियों में जीते देखना चाहता था। यहां से बलदेवा की कहानी शुरू हुई। डाकू बलदेवा कभी गांव का सीधा साधा बलदेव था। गोपा, गोपा, क्या है? गोपा, 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 गोपा। इतना सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए, और कुछ बोलना नहीं आता। गोपा, मैं तेरे साथ लगन करूंगा। बलदेव सरकारी डाक बंगले का चौकीदार था। शादी के बाद गोपा को अपने क्वार्टर में ले आया। दोनों के मिलन की ये पहली रात थी। बहुत सी रातें यहाँ से देखी, पर आज की रात का रूप कितना नशीला है। कोई है इधर? चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार,
जाने इस वक्त कौन कम वक्ता मरा है। तुम चौकीदार उस डाक बंगलों के? हाँ सर। हमारे भाई जितनी आवाजें थी दिन सुबह ही सो जाते हो क्या? नहीं साहब। चलिए मैं डाक बंगला खोल दीजिए। जब परवाना ही मौजूद है तो कौन रोक सकता है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? बलदेवा। अब देखो बलदेव, भूख बड़े जोर की लगी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी खाने का तो यहाँ इस वक्त कोई बंदोबस्त नहीं। अरे ऐसे कैसे? रात कैसे गुजारेंगे? वो साहब मैं कैसे बताऊं। हाँ साहब, नीचे गांव में एक दुकान है, आप वहाँ चले जाइए। तुम कैसे बनाते हो? मेरा क्या है साहब, अभी तक तो हाथ से ही बनाता था। अब नहीं बनाओगे? आज की रात तो बनाऊंगा नहीं। क्यों? जाने कौन है, इस वक्त हम रहे हैं सरकारी परवाना लेकर। सरकारी ही सही, मगर भूखे हैं ना। फिर क्या, भूखे हैं, तुमने खाना मिलना चाहिए। यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? ये तो बड़ी नसीब की बात है कि सुहाग की रात में कोई बड़े आदमी तुम्हारे दर पे आके तुमसे खाना मांग रहे हैं। गोपा की बात मानकर बलदेव साहब लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए चल पड़ा, लेकिन लौटा तो पाया कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। मुझे मत छूना, दूर रहो, दूर रहो। गोपा, मैं लुट गई। मुझे लूट लिया। गोपा, मैं लुट गई। गोपा, दूर रहो, छूना मत मुझे। तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ नहीं। यही वो मकाम था जिसने सीधे साधे बलदेव को खूंखार डाकू बलदेवा बना दिया। बलदेवा, बहुत काम किया होगा तुमने। थोड़ी सी शराब की। इतना सारा इनाम पाकर तो खुश हो गई होगी तुम्हारी औरत। जी हाँ, उसी का बदला चुकाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। कुछ लोग अपने होने से बुरे होते हैं, मगर कुछ को हालात बुरा बना देते हैं। बलदेवा हालात का शिकार था। हालात ने उसे डाकू बनाया था, और बलदेवा ही क्यों, दादाजी, रमा, प्रेमा और चित्रकार सब अपनी अपनी जगह हालात के शिकार थे। ये किसकी तस्वीर बना रहे हो? सूरत वही है लेकिन लिबास दूसरा है। देख रहा था देहाती कपड़ों में सूरत कैसी लगेगी। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? दुखी दिल के जोश और जज्बे से एक औरत का बदला लेने के लिए न जाने तुमने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। जुल्म बर्दाश्त करने की आदत छूट चुकी है तुम्हारी। पता नहीं एक दूसरी औरत पर जुल्म होते हुए देखकर तुम क्या कर बैठो। पल भर में साहूकार के बेटे की छाती में गोली अंदर और दम बाहर कर दूंगा। सारा झगड़ा ही खत्म। नहीं होता ना झगड़ा खत्म तो फिर तो एक मालदारों को लूटना पड़ेगा मुझे। लूट की रकम से कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। तू अक्खड़ आदमी है, सोच नहीं सकता। तू तो अक्लमंद है। तू बता, है कोई तरकीब? मुझे मार डाल। तेरे मरने से क्या फायदा? बलदेव, अपने चचा की वसीयत के मुताबिक मेरी शादी के 1 साल बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। और अगर तेरे नसीब में शादी न लिखी हो तो? फिर भी मैं ये रकम किसी के नाम भी वसीयत कर सकता हूँ, लेकिन ये रकम उसे मिलेगी मेरी मौत के बाद ही। मैं इस लड़की के नाम उसकी वसीयत कर दूं तो वो फौरन इस मुसीबत से आजाद हो जाएगी। तो कर ले वसीयत, मार ले गोली अपने आप। मेरे सर पे ये खून क्यों? देख बलदेव, तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। कामयाब हो गया तो तेरा इनाम उस लड़की को बचाएगा, मारा गया तो वो मेरी दौलत पाएगी। रात का अंतिम प्रहर बीत रहा था। अनोखी रात की कहानी भी अपने अंतिम चरण में आ पहुंची। नौकर रामदास गायब था। दादाजी, रामदास नहीं है घर में। कहाँ गया? पता नहीं, इनाम की लालच में पुलिस को खबर देने ना चला गया हो। अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। जाने से पहले मुझे कुछ हिसाब चुकाना है। नहीं नहीं, रामदास आपको मारना नहीं चाहता। उस भोले आदमी की भली अकल
मेरे बचाव के लिए और कुछ ना सोच सकी। मुझ पर रहम कीजिए, पुलिस के यहाँ आने से पहले ही चले जाइए। फैसले की घड़ी आ गई। लेकिन तभी पुलिस आ गई और बलदेवा ने अनोखी रात की सबसे अनोखी चाल चली। अरे कहाँ है बलदेवा? पूछो, मेरी गिरफ्तारी का इनाम रामदास को ही मिलेगा ना? हाँ, जरूर मिलेगा। पूछो, एक मिनट, आज कुछ मांगू तो? आज जो भी मांगो बलदेवा, दूंगा। उनमें से एक कागज मुझे दे। मुझे मालूम था, ले लो। रमा, जो हिसाब चुकाना चाहते थे वो सब चुका लिए। हाँ, सब सवाई की। अजो, मुझको यहां से जल्दी ले चलो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ होता है और दूसरे वो जिनके पास सिर्फ लाचारी होती है। बेरहम डाकू होने के बावजूद बलदेवा भी लाचार था। बलदेवा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि रमा की जिंदगी बेरहम साहूकार के शिकंजे से छूट जाए। मगर क्यों? क्या इसलिए कि रमा की सूरत उसकी गोपा से मिलती थी? क्या वो एक और गोपा की तबाही रोकने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ था? वो है तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत। वो है तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत। गज भर की छाती रखता है, दिल भी रख मजबूत। नैनों नैनों में रन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। बलदेवा गिरफ्तार होकर अपनी नियति की दिशा में चल पड़ा। प्रेमा, चित्रकार, रमा और रामदास उस रास्ते को निहारते रहे जिसकी फजाओं में अब इंसानियत की केवल गूंज बची रह गई थी। फिल्म अनोखी रात छोटे बजट और छोटे सेटअप के बावजूद एक सफल फिल्म रही। इसे सन 1969 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर वर्ग के दर्शक ने इस फिल्म की सराहना की, लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि देश भर में कामयाब रही यह फिल्म महाराष्ट्र में फ्लॉप हो गई। महाराष्ट्र हिंदी सिनेमा का गढ़ है, परंतु यहां पर इस अच्छी फिल्म की असफलता ने फिल्म व्यवसाय के पंडितों को चक्कर में डाल दिया। फिल्म अनोखी रात जब रिलीज हुई तब हिंदी सिनेमा से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना विदा ले रहा था। फिल्में रंगीन होने लगी थीं, लेकिन अनोखी रात ने ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद सराहनीय सफलता पाई और यह साबित कर दिया कि अच्छी फिल्म सदा अच्छी होती है। बाहरी रंगीनी और तड़क भड़क फिल्म को सजा सकती है, उसमें प्राण नहीं फूंक सकती। जैसे पत्थर की मूरत चाहे जितने गहनों से सजा दी जाए, उसके सौंदर्य में जीवन की गर्मी नहीं आ सकती। फिल्म अनोखी रात को निश्चय ही प्राणवान कथानक, दार्शनिक गीत और सार्थक संवादों ने जीवंत बना दिया था।
सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। बाइस्कोप की बातें आज हुई एल.पी. लक्ष्मण की फिल्म अनोखी रात को लेकर। अब फिल्म तो बेशक अनोखी थी, ये बातें आपको अनोखी लगी या नहीं, ये आप हमें बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना और बता दूं कि फिल्म अनोखी रात के बारे में जानकारियां बटोरकर, उन जानकारियों को जुमलों का जामा पहनाकर तहरीर की शक्ल में उन्हें तैयार किया लीलम जोशी ने, और इस तहरीर को प्रोग्राम की शक्ल देने में मदद की राजलक्ष्मी ने, और राजलक्ष्मी को तकनीकी सहायता मिली अनंत पेवेकर से। और फिल्म अनोखी रात की बातों को जिनकी आवाज में आपने सुना, वो थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। चलिए, प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें आप तक पहुंचाने वाली टीम का परिचय भी पूरा हुआ और आज के प्रोग्राम का वक्त भी। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।